हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म चैप्टर नंबर 9 का समरी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी का मतलब होता है सारांश। इन द प्रेजेंट ऐसे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। इन द प्रेजेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? ये एक छोटा सा ऐसे था, है ना। नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म किसने लिखा? जय प्रकाश नारायण ने। अब जय प्रकाश नारायण कौन है? आप लोगों को इस बात को मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया है कि जय प्रकाश नारायण कौन थे, लेकिन एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं कि 5 जून को क्या हुआ। इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति कराई, ठीक है, बिहार के बच्चे जो लोग थे उनके साथ मिलकर, और लीड किया था पूरे क्रांति को। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की कुछ नीतियां सही नहीं थी। तो जय प्रकाश नारायण, इनके कुछ मूवमेंट्स हुए जहां पे उन्होंने सप्रेशन को रोका, सिविल लिबर्टीज का जो सप्रेशन हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसको उन्होंने जेपी मूवमेंट नाम दिया। तो जय प्रकाश नारायण है ये, है ना। तो इसीलिए इनको आप कभी नहीं भूल सकते। और ये बिहार बोर्ड में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। जय प्रकाश नारायण asserts the importance of maintaining national unity to resist foreign rule। वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन रूल है ना, जो हमारा विदेशी रूल है, उसको क्या करना है? उसको हमको रोकना है, उसको रेजिस्ट करना है। तो रेजिस्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? रेजिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको आवश्यकता है किस चीज़ की? वो है राष्ट्र की एकता की। राष्ट्र की एकता क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? जब समग्र भारत देश के लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। अब समग्र भारत राष्ट्र जो इसको कौन बना रहा है? हु इज डेवलपिंग? देखिए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, है ना, हम खुद लोग हो गए, साधारण वर्कर्स हो गए, ठीक है। तो नारायण क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग। क्या करना है? बनाना है, मेंटेन करना है किसको? नेशनल यूनिटी को, ठीक है। अब देखिए, ही होल्ड्स द वेरी टर्म नेशनल यूनिटी एज मिसनोमर। वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट बात नहीं है, बिल्कुल सही टर्म नहीं है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्यों नहीं है? एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नेशन वर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि कहीं ना कहीं जो राष्ट्र को जोड़ने वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य हैं, तत्व हैं। वो क्या हैं? वर नॉट इंटरेस्टेड। वो क्या है? वो इच्छुक नहीं है इन द फ्रीडम स्ट्रगल। कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इच्छुक नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ओनली द मासेस हैड एनी रियल इंटरेस्ट। जो मासेस है, जो लोगों से मिलकर जो मास बना है, वही क्या है? वही है ना, ओनली द मासेस, उन्हीं को ही क्या था? उन्हीं को ही रियल इंटरेस्ट था in the anti-imperialistic struggle, and therefore the need of the foe, however, was to organize the masses to rise against the forces of imperialism। इसीलिए यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ती है? एक ऐसे घंटे की एक ऐसे आवश्यकता पड़ती है जो क्या करे, है ना, ऑर्गेनाइज करे। किसको ऑर्गेनाइज करे? मासेस को ऑर्गेनाइज करे, ताकि क्या हो? वो लोग खड़े हो जाए किसकी तरफ? इंपीरियलिज्म की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो? देखिए, साम्राज्यवाद जो है कहीं ना कहीं क्या है? अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल देयर कंट्रीज, है ना। अदर कंट्रीज को क्या करते हैं? वो लोग कंट्रोल करते हैं। कॉलोनीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ, है ना। अब देखिए, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या कोई अलग सा राष्ट्र है, वो क्या करता है? किसी देश पे जाके कब्जा करता है शक्ति के माध्यम से, ताकि वहां का वो क्या कर सके? शोषण कर सके, उनका उपयोग कर सके। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर के बाद आपके अंदर कोई डाउट बचेगा कुछ टर्म्स को लेकर। तो यहाँ पर अगर आपको इस स्लाइड में कोई डाउट है, कुछ भी दिखता है, तो आप बेहिचक होकर मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप समरी देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपके लिए और ईजी हो जाएगा।
इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यदि हम इतिहास की बात करते हैं हमारे देश की, 1857 आर रिटन इन द रेड लेटर्स, कहीं ना कहीं लाल अक्षरों से 1857 को लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आकर आप देखिए कि यहां पर क्यों दिया है रेड लेटर। देखिए, रेड लेटर से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन मेरा मानना तो यहां पर यह है कि लाल शब्दों से अंकित है, इसका अर्थ साफ है, खून है ना। क्या है 1857 का संग्राम आज तक लोग याद रखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आप लोगों को ये कविता याद होगी, सन 57 में चमक उठी वह झांसी की रानी थी, है ना। तो ये एक सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कविता का अंश था जो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं आपको इससे कनेक्ट कर देखना है। वाइल इन 1857 सिपाही म्यूटिनी वॉज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे। अब आप सभी जानते हैं मंगल दादा को, मंगल पांडे को। कौन थे ये? इन्होंने सिपाही म्यूटिनी को स्टार्ट किया था। अगर आपने रंग दे बसंती और भी कोई मूवीज देखी हो तो वहां पर भी आप इस चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि क्या किया है उन्होंने, उनके बहुत बड़ा रोल है। और 1885 में आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेट अप। अब आप लोगों को पता है कि आईएनसी जो है, आज के समय जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा सा नीचे चल रही है, लेकिन एक समय जब था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने ऊपर थी। और 1885 में कहीं ना कहीं जो नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या है, वो बहुत ऊपर थी। और वहां उस समय क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ, उसका गठन हुआ। और आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे। The aim behind these two events was to start India's struggle for independence। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जो मेन लक्ष्य था, है ना, यहां पर कहा जा रहा है जो मेन लक्ष्य था, जो मेन टारगेट था इन दो इवेंट्स का, वो ये था कि एक में तो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम का, ठीक है, और एक और क्या चल रहा था, एक और काम देखते हैं आगे। तो अब इसको देखते हैं। 1857 सो एन ओपन एंड आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सोवरेन पावर। लोगों ने क्या करा, खड़े हो गए, वो अपने हाथों में हथियार लेकर उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से खुद लड़ लेंगे, हम उनको भगा देंगे, अब हमको उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में जो विद्रोह हुआ उसको देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या हो गए, हस्तनाभूत हो गए, वो लोग डर गए। उनके भीतर एक ऐसा भाव आया कि अब तो भारतीय लोग खड़े हो चुके हैं और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी बात को लेकर क्या हुआ, उस समय लोगों ने क्या करा, उस समय लोगों ने अपने आप में साहस लाया। और साहस लाने के बाद क्या होता है, फिर थोड़ा समय का अंतराल आता है, वापस सब कुछ शांत हो जाता है, ब्रिटिशर्स वापस अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। 1857 ने क्या देखा था, एक तरह का खुला और ओपन आर्म्ड स्ट्रगल देखा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, 1885 सो एन एक्ट ऑफ हम्बल पिटिशनिंग, है ना। कहीं बहुत सारे क्या होने लग गए, एक्ट्स आने लग गए, अमेंडमेंट्स आने लग गए, पिटिशंस चालू हो गए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, है ना, बनाया गया 1885 में जब उसका निर्माण हुआ, तो उस समय साफ साफ तरीके से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या करेगी, वो भारत के डिमांडों को आगे रखेगी, उनको फॉर्मुलेट करेगी, उनको फॉर्मेंट करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने क्या देखा, हमने चैप्टर की समरी कवर कर रहे हैं। और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आपके अंदर कोई डाउट रहेगा। देखिए म्यूटिनी का अर्थ क्या होता है, एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली सेलर और सोल्जर रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन हु इज कमांड, है ना। जहां पर अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है तो यहां पर हम क्या करते हैं, नहीं, हम नहीं करेंगे, म्यूटिनी कर दिया, पिटिशनिंग। अब देखिए यहां पर क्या है, अब ING लगाया है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिटिशन होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हुआ है। तो यहां पर पिटिशनिंग जो है, पिटिशनिंग इस तरह से बनाया हुआ है, ING लगाया हुआ है। अब पिटिशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, सब लोग इकट्ठा होकर अपने मत को रखते हैं और सामने करते हैं गवर्नमेंट के, तो पिटिशन वर्ड होता है, लेकिन ING लगाया है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, जिरन लगाया है। नेशनलिज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो नेशनलिज्म है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग चीजें अलग अलग समय में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। द डिफरेंस लाइज ओनली इन इट्स ऑब्जेक्टिव, जो डिफरेंस है वो कहाँ लाई करता है, लाइज नॉट ओनली इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव में लाई नहीं करता है।
बट इन इट्स ह्यूमन कंटेंट एज वेल, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कंटेंट है उसमें वो लाई करता है। इन 1857 फ्यूडल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वर द नेशनलिस्ट, कहीं ना कहीं क्या था, जो फ्यूडल चीफ्स थे और जो उनके सोल्जर्स थे वो क्या थे, नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। In 1885, 72% from middle class, including retired government servants, become ready to carry on the India struggle for independence. और कहीं ना कहीं क्या हुआ 1885 में, है ना, 72% फ्रॉम मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग आगे खड़े हो गए। उसमें रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे जो क्या हुए, रेडी हो गए किसके लिए, टू कैरी ऑन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। Neither the feudal chiefs who fought in 1857 nor the Babus who founded the Congress in 1885 comprised the whole nation। देखिए, पूरे राष्ट्र को कुछ ऐसा बहुत बड़ा, हम नहीं कह सकते कि कुछ बहुत बड़ा फल प्राप्त हो गया हो अगर इन लोगों ने खड़े हो गए। कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी थी। कुछ जगहों पे 1857 में फ्यूडल चीफ्स जो थे, सामंतवादी चीफ्स जो थे, महान लोग जो थे वो लोग खड़े हो गए थे, है ना। और वहीं पर 1885 में जब हम आते हैं तो हमने क्या देखा, 72% जो थे कहाँ से, मिडिल क्लास से वो लोग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्यूडल का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। सामंतवाद से हम क्या समझते हैं, देखिए सामंतवाद का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि राजा लोगों ने क्या करा, एक समय था जब बहुत से लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, उन लोगों का वर्चस्व था एक जगह पर, तो वहां पे क्या होता था, लोग परेशान हुआ करते थे। तो राजाओं का उदय हुआ, राजाओं ने करा ठीक है सरदारों, हम एक काम करते हैं आप लोगों के लिए, और वो ये काम है कि आप लोग हमारे क्या बन जाओ, वेसल्स बन जाओ, ठीक है, आप हमारे अधीन हो जाओ, हम आपको कुछ स्थान देंगे, फ्यूड देंगे, कुछ जगह देंगे, आप उसको कंट्रोल करना। और यही समय से फ्यूडलिज्म प्रचलित हो गया। At the same time, they did not stand for all the classes and groups within it। और अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए यहां कहा जा रहा है at the same time, इसी समय पे they did not stand for all the classes। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग खड़े नहीं होते हैं हर एक क्लासेस के लिए and group within it। It would have been comic for the peasants। कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये एक हास्यपद बात होगी किसके लिए, पीजेंट्स के लिए। इन 1885 टू हैव यूनाइटेड विद द बाबूस, है ना, कहीं ना कहीं यूनाइटेड होना, लाइक उस समय जब उन लोगों को क्या होना था, यूनाइट करना था, किनके साथ, बाबूस के साथ, किसके लिए, इन डिमांडिंग सीट्स। तो उस समय क्या वो यूनाइट हुए इन द काउंसिल एंड मोर जॉब्स फॉर द इंग्लिश एजुकेटेड, ठीक है। Thus we see that nation does not in reality mean the whole nation। इसीलिए thus we see, इसलिए हम देखते हैं that a nation does not in reality, reality में क्या कह सकते हैं, does not in reality mean the whole nation। nor does nationalism comprise, और ना ही जो nationalism वो comprise करता है the interest of all the classes and groups within it। different classes, जो अलग अलग classes होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट द नेशन एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म। वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं नेशन को, और क्या करते हैं, गिव करते हैं एक्सप्रेशन किसको, नेशनलिज्म को, एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग क्लासेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं नेशन को और देते हैं एक्सप्रेशन नेशनलिज्म को अलग अलग टाइम पे। What class or group would play this role at the given time depends upon the circumstances of history and the structure of society। My dear friends, हर एक चीज डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे, हर एक चीज डिपेंड करती है किस पर, इतिहास पे, ना, सर्कमस्टेंसेस क्या हो रहा है उस समय। द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस। अभी जो भारत का नेशन जो है ना वो किससे बना है, प्रिंसेस से बना है, इंडस्ट्रियलिस्ट से बना है, बैंकर से बना है, मर्चेंट से, लेबर से, इन सब लोगों से मिलकर बना है। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग एट ऑल दीज क्लासेस। इन सब लोगों के लिए नेशनलिज्म के अर्थ अलग अलग है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अनदर। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि हर एक के लिए जो राष्ट्र है, राष्ट्रवाद का सिस्टम जो है, नेशनलिज्म है, नेशन है, वो अलग अलग तरीके से वेराई करता है।
नॉट द मैनर इन विच दे फाइट फॉर फ्रीडम इज सेम फॉर ऑल, है ना, जिस तरह से एक ही तरह से तो हर कोई लड़ता भी नहीं है। फॉर प्रिंसेस, अगर हम राजकुमारों की बात करें, फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी विच कैन बी वॉन ऑन द बैटल फील्ड। कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, मीन्स कंप्लीट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है, संप्रभुता, विच कैन बी वॉन ऑन द बैटल फील्ड। उन लोगों के लिए क्या है, जो वो लोग युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद जो उनको प्यार और जो सम्मान मिलता है उनके साम्राज्य की तरफ से, वो एक अलग बात है। लेकिन द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जमींदार लोग हैं हमारे भारत के, वो लोग कहीं ना कहीं क्या हैं, क्रिएशन है किसके, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के। बिग लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज स्टूड विथ इंपीरियलिज्म। देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास क्या, ऑलवेज स्टूड विथ इंपीरियलिज्म, वो हमेशा इंपीरियलिज्म के साथ खड़े हुए हैं। Thus, Indian industrialists are unable to oppose imperialism। इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या होते हैं, आर अनेबल टू अपोज इंपीरियलिज्म। इसी कारणवश वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको अपोज नहीं कर पाते। दे वुड गेट सेटिस्फाइड विद फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं वो लोग क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं विद फैसिलिटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। थर्डली दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म। और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे ओनली व्हेन इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर। और तभी जब वो लोग क्या करेंगे, जब उनका एम जो है, क्या एम है उनका, एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर, जो शक्ति को उसको स्थापित कर देंगे। हियर इज द थर्ड ब्रीच। अब यहां पर तीसरा ब्रीच आता है, क्या है, द एक्ट दैट ब्रेक्स इन एवरेज एग्रीमेंट, अ लॉ और एक्सेट्रा, है ना, कोई भी एग्रीमेंट को तोड़ना, ब्रीच, दरार आ जाना। खास की जो वर्ड ब्रीच है ना, वो कहां यूज होता है, देखिए जब कभी भी हम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं, कन्वेंशंस की बात करते हैं या कोई एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो तब कोई चीज तोड़ा जाता है तो ब्रीच वर्ड का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यही है तीसरा ब्रीच किसका, नेशनल यूनिटी का। फर्दर इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीजेंट्स। और कहीं ना कहीं भारत क्या है, पीजेंट्स की जगह है, फार्मर्स का है। इफ इंडियन नेशनलिज्म हैज एनी मीनिंग, यदि भारतीय जो राष्ट्रवाद का कोई अर्थ है तो इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ पीजेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऑल अराउंड राष्ट्रवाद कहां पर घूमकर आ रहा है, यहां पर राष्ट्रवाद घूमकर आ रहा है हमारे पीजेंट्स पे। अब जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स कौन होते हैं, आप लोगों को पता है, खेती बाड़ी करने वाले पीजेंट को कहलाते हैं। फार्मर के पर्यायवाची शब्द है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से रोल पर यूज किया जाता है। सो इट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कहीं ना कहीं आजादी चाहिए हमको शोषण से। वेदर दिस एक्सप्लॉयटेशन इज कैरिड बाय ब्राउन और व्हाइट स्किन, भले ही किसी के द्वारा भी कैरी किया जा सके, हो सकता है काले हो सकता है सफेद हो, डिपेंड करता है, रूप रंग का कोई भेद नहीं होता। As for the matter of struggle, peasant have always known direct method। और इसीलिए क्या हुआ है ना, as for the method of struggle के लिए peasant have always known direct method। और जब कभी भी वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने हक के अधिकारों के लिए आगे बढ़ते हैं, किसान मोर्चा आगे आता है, तो आप देखोगे कि वो डायरेक्ट निहत्थे हाथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन कैसा होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जाएंगे साहब हमारी मदद कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। सच एक्शन इज डेंजरस फॉर द फॉरेन ऑपरेसर्स एज फॉर द नेटिव्स, है ना, जितना नेटिव्स के लिए है उतना ही बाहर के लोगों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है। इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट peasants do not become conscious of their economic and political destiny। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वर्ड है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेस्टिनी, यानी अर्थ, आर्थिक और राजनीतिक डेस्टिनी। ठीक है, तो यहां पर यहां कहा जा रहा है, इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये आवश्यक है राष्ट्रीय इंटरेस्ट में,
दैट पीजेंट डू नॉट बिकम कॉन्शियस, कि वो लोग ज्यादा चैतन्य ना हो जाएं, किसके लिए, अपने खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेस्टिनी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नींव है भारत की वो कहां टिकी है, इन्हीं लोगों पे टिकी है। हम कहते हैं ना वो बड़ा है वो छोटा है, लेकिन जब छोटा आदमी जागृत हो जाता है तो बड़े लोगों की सिंहासन हिल जाता है। तो वही चीज यहां पर हो गई कि बड़े छोटे का अंतर नहीं है, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को क्या करना है। अगर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, एकदम चैतन्य हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्या होगा, नुकसानदायक होगा। द वर्कर्स फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वेज स्लेवरी बाय सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ पार्टीशन प्रोडक्शन। अब ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स फ्रीडम है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब साफ है कि उनको आजादी चाहिए, किससे, वेज स्लेवरी से और सोशल ऑनरशिप से, ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक द पीजेंट्स द वर्कर्स वेपन टू इज डायरेक्ट एक्शन। कहीं ना कहीं जो वर्कर्स का वेपन है वो भी क्या है, वो भी डायरेक्ट एक्शन है। दे टू मस्ट नॉट बिकम क्लास कॉन्शियस। उन लोगों को भी क्या नहीं होना है, उन लोगों को भी क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होना है, उनको भी ज्यादा अपनी क्लास को लेकर चैतन्य नहीं होना है। सो द नेशनल यूनिटी में भी मेंटेन, और इसी से क्या होगा, नेशनल यूनिटी मेंटेन होगी। हमें क्या करना है, हर एक व्यक्ति जो समाज में बना रहा है, किसको, मास को बना रहा है, तो वो किनसे बना है, मास किससे बनता है, अलग अलग लोगों की टुकड़ियों से बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो टुकड़ियां इकट्ठा होती हैं। अब उन छोटी छोटी टुकड़ियों में क्या होता है, उन छोटी छोटी टुकड़ियों में आप महसूस कर सकते हो कि कहीं ना कहीं अलगाववाद है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस देखने को मिलता है। In this way, nationalism does not mean the same thing to all the classes within the nation. National unity means that the lower class should fight imperialism. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो national unity है उसका मतलब क्या होता है, that all the lower class, जो लोअर क्लासेस है उनको क्या करना है, शुड फाइट इंपीरियलिज्म। उनको क्या करना है, लड़ना है, किससे, इंपीरियलिज्म से। नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बट टू इंथ्रोन द लैंडेड मैग्नेट्स। थस नेशनल यूनिटी कैन बी मेंटेन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शियसनेस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ तरीके से कहा जा रहा है कि उनका उद्देश्य यह नहीं है कि हमको अपने आप को शोषण से आजाद करना, वो तो एक बेसिक चीज है, लेकिन उन लोगों को उठाकर फेंकना है जो लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे। सब लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के घर पे क्या कर रहे हैं, पूड़ी पकोड़े खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आम आदमी जो पीजेंट है वो बेचारा क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो यही लोग जो है ना, इतना नहीं है आवश्यकता कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को सिक्योर करें, जितना हमको क्या करना है, इंथ्रोन करना। अब ये वर्ड कहां से आया, इंथ्रोन का मतलब होता है टू परफॉर्म अ सेरेमनी इन विच अ किंग और क्वीन इज क्राउन्ड व्हेन दे स्टार्ट टू रूल। देखिए है ना, ये इंथ्रोन का मतलब ये होता है टू परफॉर्म, एक ऐसी सेरेमनी परफॉर्म करना जहां पे राजा को गद्दी से उतार दिया जाता है, एब्डिकेट किया कर जाता है। तो यही चीज है यहाँ पर, इन राजाओं को, इन राजशाही लोगों को, इन लैंडेड मैग्नेट्स को क्या करना है हमको, ये है हमारा सिंहासन, यहां से उतार के फेंकना है। और यही काम कौन करने वाले हैं, यही काम जो है कौन करेंगे, यही लोग करना चाहते हैं। Thus, national unity can be maintained only at the cost of mass consciousness, like उन लोगों को एहसास हो कि हमको एकत्रित होना है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा, ओवरऑल इस समरी में हमने देखा कि किस तरह से जयप्रकाश नारायण जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या है ना, यहां पर राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से उन्होंने इन बातों को समझाया है। स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा था व्हाट, तो अब जाकर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑल अराउंड ये फार्मर्स के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो मास है, इतना बड़ा जो एकत्रित किया गया, जो इकट्ठा लोगों का जमावड़ा है, वो जब तक चैतन्य नहीं होगा तब तक हमारे देश में राष्ट्रवाद जो है वो अपने परम तत्व तक नहीं पहुंच पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपकी समरी हो गई है कंप्लीट। यदि कोई डाउट हो तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन। और हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज हैं अवेलेबल।
आप लोग आए और इसको देखें, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे साइट्स दिए, आप वहां पे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।